वेलकम टू पूरा एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का जो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस है। उसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपके प्रीएम्बल से। ये प्रीएम्बल एक सूची होती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशंस के रिगार्डिंग उसमें क्या क्या चीजें इनबिल्ड की गई हैं। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे प्रीएम्बल से। उसका कारण ये है कि आज है 26 नवंबर, क्या है 26 नवंबर है, और 1949 को यही अपना संविधान भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे इनेक्ट और एडॉप्ट किया गया था। हालांकि बात करें कंप्लीट इन्फोर्समेंट की तो 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट इन्फोर्स हुआ था, लेकिन यहाँ पे इनेक्ट और एडॉप्ट यहाँ पे हुआ था 26 जनवरी 1949 को, जो आज आपका डेट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करना चाहेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे पहली और स्ट्रॉन्ग लाइन फ्रेंड्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे किसी भी कम्युनिटी को रिजेंबल करने की बातें नहीं बोली गई हैं। Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social इकोनॉमिक और पॉलिटिकल की बात करता है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये थी पूरी प्रीएम्बल जो मुझे आपको पढ़ के बतानी थी। इसका बहुत सारा लॉजिक था। लॉजिक ये था कि आज ही के दिन इसका निर्माण हुआ था और आज के दिन ये चीजें इनेक्ट और एडॉप्ट हुई थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल है दोस्तों। हम सभी लोग एनसीईआरटी की बुक्स के फ्रंट पेज पे ये चीजें देखने को मिलती है, लेकिन हमें आज के इस परिदृश्य को 26 नवंबर जो है, इस 26 नवंबर को हम अच्छे से देखेंगे। और जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, यानी जब हम उनकी कॉलोनी थे ऐसा कहें, तब से लेकर के आज के परिदृश्य में अगर देखें तो हमें मिलेगा कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्ट्रगल किया। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पिक्चर है, जो यहाँ पे कई सारे महत्वपूर्ण लीडर आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। पुरानी चीजों से हमें क्या सीखने की जरूरत है कि किस प्रकार से सेकुलरिज्म वाली रूल्स रेगुलेशन इसमें दिया गया, यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात करी गई, साथ में साथ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी भी यहाँ पे रखा गया। यहाँ पे जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इन सब चीजों को यहाँ पे इंश्राइन किया गया है आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिजेंबल करती है सारी चीजें दोस्तों, जो आपको यहाँ पे पता होगी। अगर बात करी जाए प्रीएम्बल की, तो प्रीएम्बल को एक बार अमेंडमेंट किया गया है, वो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसकी भी बैकग्राउंड डिटेलिंग दूंगा, क्योंकि इसको अगर भारत की आज़ादी की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशनरी लीडर रहे हैं जो भारत को आजाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पे लिबरल भी लीडर रहे हैं, जिसे हम मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कहते हैं। इसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से निकल के आपके रिवोल्यूशनरी लीडर आते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह हो गए, खुदीराम बोस हो गए। तो ये लोग रिवोल्यूशनरी लीडर थे। तो ये मेल फ्रीडम फाइटर थे जो भारत को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। खुदीराम बोस की बात कर लीजिए, संगोली रायना की बात कर लीजिए, बहादुर शास्त्री की बात कर लीजिए, चंद्रशेखर आजाद तो हैं ही, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात कर लीजिए। कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने भारत को एक यूनिटी इंटीग्रिटी बनाने में इनका रोल रहा। याद करिए, जब भारत आजाद हुआ तो 556 के आसपास रियासी इलाके थे, यानी राजाओं के इलाके, जिनको इन्होंने एकजुट करके अपने कंट्री में एक भारतीय रूप में पिरोया सभी लोगों को। यहाँ पे मंगल पांडे का अलग रोल ही है 1857 में। बिपिन चंद्र पाल एक प्रकार से बहुत ही अहम भूमिका फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल में देते हैं। सुखदेव थापर ये लोग भी हैं। यहीं पे भारतीय नारियां भी कम नहीं है। भारतीय नारियों की बात करें यहाँ पे
मैडम कामा यहाँ पे दिखेंगी, लक्ष्मी सहगल दिखेंगी, यहाँ पे कमला देवी दिखेंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पर्सनालिटी हैं। लक्ष्मीबाई के इतिहास को कभी भूल ही नहीं सकते हम लोग। कस्तूरबा बाई गांधी जी की पत्नी यहाँ पे देख सकते हैं हम। अरुणा असफ अली का रोल 1942 में किस प्रकार से साइलेंट तरीके से चल रहा था। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे महिलाओं का अलग इम्पोर्टेंट रोल निकल के आया। उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर ने यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को ऑलमोस्ट 60 कंट्री के आसपास हम लोगों ने उनके संविधान को पढ़ा, अच्छे से एनालाइज किया और 2 साल 11 महीने 18 दिन टोटल लगे और 60 लाख प्लस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हम लोगों का एक्सपेंडिचर आया। तो ये पूरी गाथा थी। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी, क्योंकि विशेष महत्वपूर्ण इन्हीं चीज़ों पे दी जाएगी कि किस प्रकार से हमें ये संविधान प्राप्त हुआ है, जिसमें हर एक लोगों को राइट्स की बात करी जा रही है। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो चैनल और आपके लिए कोई भी चीज़ें फ्रूटफुल लग रहा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और शेयर करने के लिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर से फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। साथ ही साथ चैनल को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। चलते हैं फ्रंट पेज के एडिटोरियल पे, फ्रंट पेज के न्यूज़ पे। वो सारी डिटेलिंग को, कई सारे चीज़ों को कंपाइल करके एक ही साथ मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ। वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे सेना की बात करी जा रही है। सेना क्या, तो यहाँ पे जो शिंदे साहब हैं उनके लिए यहाँ पे विशेष प्रार्थना हो रही है कि पुनः हमको ऐसा ही सीएम चाहिए। देखते हैं किस प्रकार से चीजें निकल के आती हैं। कोई बहुत बड़ा न्यूज नहीं है, लेकिन अब महाराष्ट्र का इलेक्शन समाप्त हो चुका है और एनडीए गवर्नमेंट वहाँ पे जीत के आई है। तो इलेक्शन के रेस में जो भी लोग वहाँ पे बैठे हैं वो बिहार वाले मॉडल को चुन रहे हैं। बिहार का मॉडल क्या कि बहुत सारे डेप्यूटी सीएम भी वहाँ पे बने हैं बिहार में, 2-3। उसी प्रकार से देखते हैं क्या यहाँ पे चीजें निकल के आती हैं। तो देवेंद्र फडणवीस रेस में है, यहाँ पे एनसीपी के लीडर रेस में है और शिंदे साहब तो हैं ही, तो उनको पुनः वही सीएम चाहिए। यहाँ पे उसी की प्रार्थना चल रही है, प्रेयर हो रहा है दोस्तों। तो यही चीजें थी। यहाँ पे हाउस एडजर्न कर दिया गया है। हाउस एडजर्न का मतलब अब यहाँ पे जो जिस दिन की, यानी एक दिन एक वीक, तो इसको एडजर्नमेंट बोलते हैं कि यानी रद्द हो गया है, अभी चली जाइए। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे होंगे सब लोगों की छुट्टी, पार्लियामेंटेरियन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हाउस में अडानी जो अभी केस चल रहा था कि अडानी का यूएसए में इंडिक्टमेंट हो रहा था, यानी उनको ऊपर चार्ज लगाया गया था और अरेस्ट वारंट निकाली गई थी। तो भारत सरकार यहाँ पे क्या एक्शन लेगी, उसी के लिए अपोजिशन गवर्नमेंट यहाँ पे लेकर के मुद्दा आई थी आपके पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में मुद्दा लेने के बाद यहाँ पे काओस जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई, जिसके कारण यहाँ पे एडजर्नमेंट रख लेना पड़ा। तो ये यहाँ पे टॉकिंग की जरूरत है, डिबेट की जरूरत है, ना कि आप एडजर्नमेंट को फोकस कर सकते हैं। पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है, यहाँ पे डिबेट होगी, डिबेट होके जो चीजें कंक्लूड होंगी उसका कंक्लूसिव रिमार्क निकल के आएगा, तब वहां पे प्रॉपर डिसीजन ली जाएगी। लेकिन यहाँ पे एडजर्नमेंट पॉलिसी लेकर आए, ये सही चीजें नहीं है। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों बहुत ही अच्छी आर्टिकल है, उसको कवर किया जाएगा। देखिए सेकुलरिज्म की बात करी गई है, सोशलिस्ट की बात करी गई है। ये अपने प्रियम्बल में सुप्रीम कोर्ट कहता है ये है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो ये आपके संजीव खन्ना जी हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, ये कौवे नंबर के हैं, 50, 51, 48, कितने नंबर के ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? तो संजीव खन्ना का नाम तो आपको बता दिया। ये यही कह रहे हैं कि सोशलिस्ट चीजें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्टेट को कमिटमेंट होना चाहिए वेलफेयर स्टेट के लिए। वेलफेयर स्टेट की जब भी हम बात करते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपका आ जाता है पार्ट 4 में। पार्ट 4 में ये चीजें आ जाती हैं, जो चीज आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं, सेकुलर सोशलिस्ट की कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें इम्बेडेड हैं, जो आपको मैं यहाँ पे ये चीजें बताया। जब भारत आजाद हुआ दोस्तों, तो उसमें सोशलिस्ट प्लस सेकुलर ये 2 टर्म
नहीं थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है। जब 1947 की बात करें, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला, 1950 तक बात करें तो हमें नहीं थी। 1976 में जब हम जाते हैं तो हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब इसकी अगर बैकग्राउंड डिटेलिंग थोड़ी सी देखा जाए तो यहाँ पे हमको आना पड़ेगा 22वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, जो यहाँ पे 1976 में होता है। यह एक ऐसा इंपॉर्टेंट समय होता है 1976, जहां पे इंदिरा गांधी जी देश में नेशनल इमरजेंसी लगा देती हैं और 2 साल नेशनल इमरजेंसी के पलड़े में रहकर सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी पावरों को खत्म कर दिया जाता है, हाई कोर्ट के बहुत सारी पावरों को खत्म कर दिया जाता है, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट के पास सारे के सारे पावर हो जाते हैं कि आप कोई भी एक्ट लेकर के आएंगे उसको हम रिव्यू करेंगे, मतलब देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, आपने रूल का, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन किया है कि नहीं किया। नहीं किया है तो इसको क्या करना पड़ेगा, नल एंड वाइड करार दे दिया जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है। याद करिए आपको 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट लेकर के आई थी, एनजैक, और इसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड करार दे दिया था। तो ये इसका रोल होता है। तो इसी जुडिशियल रिव्यू की सिस्टम से ये चीजें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जैसे ही पावर घटता है तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करी जा रही है। कहाँ पे, ये 1976 में ये चीजें लेकर के आती हैं आपकी इंदिरा गांधी, कि लोगों को केवल राइट्स का चिंता है लेकिन अपने ड्यूटी की वहां पे फिक्र नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इंडियन सिटीजन को अपने अधिकार के बारे में, राष्ट्र के बारे में यहाँ पे जानने की आवश्यकता है। इसीलिए ये चीजें छूट गई थी, जो फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में ये चीजें मेंशन हैं। फंडामेंटल ड्यूटी लेकर के आती हैं और बताती हैं कि भैया आप अपने केवल राइट्स का चिंता मत करिए, यहाँ पे ड्यूटी भी पालन करना पड़ेगा। अब बात करी जा रही है ऑलमोस्ट 59 क्लॉजेज को सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे हटाया जाता है और पूरी की पूरी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी बना दी जाती है, यानी पार्लियामेंट जो चाहेगा वो करेगा, जहां भी अमेंडमेंट करना चाहेगा वो अमेंडमेंट करेगा। यहाँ पे कोई भी रोल सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं निकल गया था, यानी सुप्रीम कोर्ट के पावर को नीचे कर दिया जाता है, पार्लियामेंट के पावर को ऊपर और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। किस एक्ट में, 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये चीजें होती हैं। पार्लियामेंट सॉवरेन का मतलब यही है कि इसको सुप्रीम बना दिया जाता है, किसको, पार्लियामेंट को। अब यहाँ पे बहुत सारे डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन भी होता है और कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये चीजें आगे बढ़ती हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही अब डिसीजन लेंगे। अब बताइए 3 पिलर बनाई गई है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, सबको अलग अलग कार्य करने की जरूरत है। हालांकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की हम बात करें, आपस में ये ओवरलैप करती हैं, जो उसका अलग महत्वपूर्ण है अगर बात करें तो। अमेंडमेंट होता है बहुत सारे चीजों में जो सुप्रीम कोर्ट का पावर का हनन भी करता है और साथ ही साथ सुप्रीमेसी दे देता है पार्लियामेंट्री को। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे बाद में जब इनकी गवर्नमेंट जाती है तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और ये जब एक्ट आता है तो पुनः पावर दे देता है किसको, जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको पावर देता है, हाई कोर्ट को पावर देता है, यानी वही चीजें रिज्यूम कर देता है लगभग 99%। जो चीजें ये छीन लेती हैं कौन, इंदिरा गांधी जी। तो यहाँ पे उस पावर को अगर देखा जाए तो ये ड्यूटीज की बात करी जाए तो ये ड्यूटी बहुत सही थी, ये चीजें आई, लेकिन इमरजेंसी लगा करके बहुत सारी चीजें गलत भी यहाँ पे हुई। तो ये रिमार्केबल क्वेश्चन है, डीप डिबेट इस पे हो सकता है। 42वां अमेंडमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है 42 अमेंडमेंट ला करके कि प्रीएम्बल को हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, प्रीएम्बल ही नहीं, हम एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। आज भी यही चीजें मौजूद हैं कि पार्लियामेंट कोई भी पार्ट को अमेंडमेंट कर सकता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे वो प्रीएम्बल हो, चाहे कोई भी, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देता है कि उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट करेगा। और आपको ये देता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस
टर्मिनोलॉजी निकल के आती है केशव नंदा भारती केस 1973 में। ये चीजें निकल के आती हैं केशव नंदा भारती केस 1973 में, जो यहाँ पे कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर हम समय समय पे अपना डिफाइन करते रहेंगे। हालांकि कुछ बताया भी है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, और 42वां अमेंडमेंट में ये चीजें ऐड होती हैं आपका। तो ये क्या ऐड होती हैं, तो सोशलिस्ट वर्ड ऐड होती हैं, सेकुलर वर्ड ऐड होता है। पहले ये चीजें थी सवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और ये चीजें थी, लेकिन ये चीजें नहीं थी। तो 42 अमेंडमेंट में ये चीजें भारत के संविधान में ये चीजें ऐड हो जाती हैं। यूनिटी और इंटीग्रिटी की भी बातें करी जाती हैं। तो ये सब चीजें ऐड होती हैं जो मुझे आपको बतानी थी। अब चलेंगे जो आपको डिटेलिंग यहाँ पे दिया जा रहा है। तो बात करी जा रही है 1949 की, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें, बहुत सारे बेंचेज बन गई, जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू से लेकर के यहाँ पे कृष्णा स्वामी अय्यर, अंबेडकर साहब, यहाँ पे सभी लोगों ने मिलकर अपने संविधान को बनाने में अहम योगदान दी, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान इस पर्सनालिटी का निकल के आता है, जिसे हम आज बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर बुलाते हैं। दोस्तों, यही पर्सनालिटी थी जिसने भारत के संविधान को इतना सुचारू रूप से लेकर के आगे चला। एक आर्टिकल, एक एडिटोरियल को यहाँ पर भी हम लोग मिला करके ऐड करके देखेंगे डिटेलिंग में कि क्या वो चीजें हैं। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि पहले ये चीजें नहीं थी 1949 के पहले, कि भारत में सेकुलर की स्पिरिट नहीं थी। पहले भी सेकुलर की स्पिरिट थी, लेकिन सेकुलरिज्म जो वर्ड निकल के आया वो 42वां अमेंडमेंट 1977 में आया। ये एक्ट 76 में आया, लेकिन एडमेंट यहाँ पे फाइनल 77 का दिखा रहा है। तो ये चीजें थी। एक लड़का यहाँ पे प्रणाम करता हुआ नजर आ रहा है भीमराव रामजी अंबेडकर को। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके देश में अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं। देखिए, जो भी हमारे कंट्री की बात करें, डेमोक्रेटिक कंट्री की, तो इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है एक संविधान के निर्माता के तौर पे, तो इनका योगदान अतुलनीय, इनक्रेडिबल योगदान इनका रहा है। साथ ही साथ जो आपको बैकग्राउंड डिटेलिंग दिया वो तो समझ में आई होगी। अब चलेंगे हम इसी चीज को जोड़ करके आर्टिकल को समझेंगे कि क्या अभी भी अपना संविधान उस तरीके से कार्य कर रहा है जिस हिसाब से बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर ने बना करके गए थे। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक लीडर हैं शशि थरूर जी, उन्हीं का आर्टिकल ये आया है और हम लोग अच्छे से इस आर्टिकल को देखेंगे। यहाँ पे इनका एक बुक था, बैटल ऑफ बिलोंगिंग ऑन नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म एंड व्हाट इट मीन्स टू बी इंडियन। 2021 में ये बुक्स आती है, और भी बहुत सारे इनकी बुक्स निकली है, हम सभी लोग जानते हैं। बहुत ही अच्छे तबके के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात ये करते हैं हमेशा, और भारत के डेवलपमेंटल स्टेज की भी बातें करते हैं, किस हिसाब से भारत को आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन चीजों में हम देखें तो भारत 75वां एनिवर्सरी बना रहा है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ये एडॉप्शन लाए हैं। 26 नवंबर आज के डेट की अगर बात करें तो 49 से लेकर के आज 75वां हम लोगों का ये चीजें चल रहा है जो हम लोगों ने एडॉप्ट किया है। यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस किया है कि अपना इंटेंट हम इसको सराहेंगे, कमेमोरेट करेंगे, और स्पेशल ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट की भी बुलाई गई है। यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटरी स्पीचेज की बात करी जा रही है, यानी वो चीजें जो आपको अपने स्वार्थ के वश से निकल के आती है। सेल्फ रेगुलेटरी स्पीचेज चल रही है, ऑल साइड से बात कर रहे हैं, और फ्रैक्शियस पॉलिटिकल डिवाइड भी यहाँ पे चल रहा है। इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं कौन? शशि थरूर साहब यहाँ पे। तो सारी चीजें निकल के आ रही हैं, मेरे कोई भी शब्द नहीं है, सारे के सारे सब शशि थरूर जी के चल रहे हैं जो एडिटोरियल में निकल के आ रहा है। भीमराव रामजी अंबेडकर की बात करें तो यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 25 नवंबर 1949 की एक दिन पहले अगर देखा जाए तो उनकी मजिस्टेरियल यहाँ पे समीशन थी। वो आए ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे, चेयर कर रहे थे, और यहाँ पे उन्होंने क्या पाया, क्या कहा, क्या बताया, तो उन्होंने सीधे सीधे ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। उन्होंने कहा कि हाउ एवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कितना हो भी अच्छा हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लें,
लेकिन यह उस प्रकार से कार्य तब तक नहीं करेगी जब तक इसको सही प्रकार से लोग चलाने वाले नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे यही चीजें कहें, ये उस प्रकार से कार्य नहीं करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन अगर खराब भी बनाया गया है और उसको चलाने वाले अच्छे लोग हैं तो ये बहुत अच्छे से कार्य करेगी। ये किसके लाइन है? ये बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के लाइन है जो मैं आपको बताया हूं। तो कॉन्स्टिट्यूशंस में आज की अगर बात करें तो जो अंबेडकर साहब पॉइंट किए हैं कि डिपेंडेड ऑन हाउ पीपल एंड पॉलिटिकल पार्टी अप्लाइड इट। ये निर्भर करता है कि आज के पॉलिटिकल विल क्या है गवर्नमेंट की, यानी यूनियन गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल क्या है, बाबा साहब के बातों को हम कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सारी चीजें उसी पे निर्भर करती हैं। तो आने वाले चीजों पे अगर देखा जाए तो इस प्रकार की चीजें गवर्नमेंट पे डिपेंड करती हैं, सीधे इसी बात को यहाँ पे बताया गया। क्या कमियां रह गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान को आइडेंटिफाई किया गया, इन्फोर्स किया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रॉपर तरीके से, तो उन्होंने क्या बताया? तो यहाँ पे कंप्लीट अब्सेंस ऑफ दो चीज़ों को यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे इसमें दो चीज़ें छूटी हुई हैं। भारतीय अगर सोसाइटी की बात करें तो पहला कहें इक्वालिटी की बात करते हैं और दूसरा फ्रैटर्निटी की बात करते हैं। जो इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात करते हैं वो वर्ड इम्बेडेड थी, लेकिन सही मायने में उसकी चीजें छूटी हुई थी। वो क्या वहां पे बोल रहे हैं? तो 1950 में इन्होंने वो चीजें कहा कि हम लोग एक ऐसे कंट्राडिक्शन में, एक ऐसे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं जहां पे पॉलिटिक्स निकल के आएगा और हमें इक्वालिटी की बात करनी पड़ेगी और सोशल और इकोनॉमिक लाइफ की बात करनी पड़ेगी जो इन इक्वालिटी को यहाँ पे दर्शा रहा है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है, मान लीजिए राइट टू वोट की अगर बात करें, हालांकि अभी संबल डिस्ट्रिक्ट में जो केस हुआ, एक औरत वोट देने जा रही थी तो वहां पे प्रॉब्लम निकल के आई, उसको वोट देने से रोक रहा था वो पुलिसमैन, हालांकि वो सस्पेंड हो गया है। तो वो क्राइम था, उस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए और पनिश करना चाहिए, वो तो क्राइम था। सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। तो यहाँ पे उसी की बात कर जाए, राइट टू वोट भी एक प्रकार से पॉलिटिकल राइट है जो हम सबको दिए हैं, लेकिन उस राइट का क्या, जो सोशल और इकोनॉमिक राइट है वो इनइक्वालिटी में बढ़ रहा है। यही चीजें यहाँ पे ये डिनोट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पॉलिटिक्स को सही प्रकार से समझना पड़ेगा। वन माइंड वन वोट की हम जो वैल्यू की बात कर रहे हैं, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, अगर एक वोट दिया तो सबकी वोट बराबर होगी, उससे मैटर नहीं है। अदानी भी वही वोट देंगे और एक भिखारी भी देश का अगर नागरिक है तो वो भी वही वोट देगा, तो दोनों का वोट में कोई संबंध नहीं है। तो ये तो पॉलिटिकल बात हो गई, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते हैं। हमें इसी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा और वैल्यू को समझना पड़ेगा। आज की अगर परिदृश्य में देखें तो सोशल एक मेयरली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बस बात करी जा रही है, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करी नहीं जा रही है। जब भी सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करी जा रही है दोस्तों, तो मार्क्सिज्म यहाँ पे निकल के आता है। मार्क्स यही कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो जो है लेबर क्लास को कैसे डोमिनेट करती है, यानी उनकी जो है इक्वालिटी की बातें वहीं पे निकल के आती हैं। अब यहाँ पे अंबेडकर साहब इसी चीज को स्ट्रेस कर रहे हैं कि ये फ्रेटर्निटी कहाँ रहा, यानी भाईचारा बंधुत्व कहाँ रहा, फ्रेटर्निटी बंधुत्व कहाँ रहा। सेकंड मेजर उनका जो चीज है कि ये मिसिंग है इंडिया से। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड, जिसे हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया बीइंग वन पीपल, तो हम सब भारतीय हैं, एक पीपल है। डजेंट मैटर कि आप किस रिलीजन, किस क्रीड, कास्ट, रीजन, कल्चर, लैंग्वेज, किस जगह से आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर इंडियंस। तो इंडियंस की बात यहाँ पे बाबा साहब ने कही थी, जो हमें यूनिटी देता है, सॉलिडेरिटी देता है। अब अपने सोशल चीजों को क्रिएट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और नेशनहुड को आगे बढ़ना चाहिए। फ्रेटर्निटी की बात करना है तो अभी भी देखने के लिए बहुत सारी चीजें बची हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो बहुत हद तक इस चीज को सही प्रकार से ले जाने की आवश्यकता है। बिना इक्वालिटी को, विदाउट इक्वालिटी, उन्होंने ये कहा लिबर्टी जो है वुड प्रोड्यूस सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर मेनी। तो यहाँ पे जब तक लिबर्टी नहीं मिलेगी, कुछ एक लोग
बहुत सारे लोगों पे हमेशा रूल करते हुए नजर आएंगे। इसी लिबर्टी की इन्होंने बात की, जो इक्वालिटी भी निकल के आ रही है। तो लिबर्टी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इक्वालिटी, इक्वालिटी कैन नॉट सेपरेटेड फ्रॉम इक्वालिटी, इस प्रकार की बातें वो बोल रहे हैं। इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। तो ये चीजें हैं। फ्रेटर्निटी की बात करी जा रही है, लिबर्टी की बात करी जा रही है, जो यहाँ पे सुप्रीमेसी लेकर के आ जाती है कुछ ही लोगों पे। अगर फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी की हम बात करें तो ये नेचुरल कोर्स ऑफ द थिंग है, जो प्राकृतिक रूप से हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे सही मायने में ब्रॉड वे में चला जाए तो बहुत सही चीजें हैं। मान के चलिए एक गरीब व्यक्ति है, वो अपना जीवन पूरे दिन लगा रहा है और उसको क्या मिल रहा है, 100 रुपए प्राप्त हो रहा है। एक कैपिटलिस्ट क्लास बैठ रहा है, उसको एक दिन की कमाई कितने हजार हो जा रही है, 5,000 करोड़ रुपए हो जा रही है। तो ये अदानी लोगों की बात कर रहे हैं, अंबानी लोगों की बात कर रहे हैं, हम कैपिटलिस्ट क्लास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी रही नहीं, इसी चीज की बाबा साहब बात कर रहे हैं। तो कुछ हद तक कुछ तो इक्वालिटी की बात यहाँ पे होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो क्या कुछ बदला है या नहीं बदला है, तो 75 साल तो हो गए हैं, बदला तो जरूर है, कुछ प्रोग्रेस है, लेकिन इतना कुछ नहीं हम लोग अचीव किए हैं जो यहाँ पे चीजें निकल के आए। तो लैकुना है, मतलब कमियां हैं डॉक्टर साहब, जिसमें हम लोगों को आइडेंटिफाइड किए हैं, यानी जो बताए हैं। इक्वालिटी की अगर बात करें तो कोई इसमें डाउट नहीं है कि अनटचेबिलिटी बहुत हद तक हम खत्म किए हैं। तो अनटचेबिलिटी बहुत हद तक किए हैं, जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यहाँ पे चीजें चल रही थी बहुत पुराने समय से। ये प्रोग्राम भारत में अगर बताया जाए लेकर के चला गया और एवोल्यूशन हम लोग किए। एवोल्यूशन एक्ट आया, आर्टिकल 17 में ये चीजें भी मेंशन है, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो रिजर्वेशन जिसके कारण लेकर के आए, रिजर्वेशन क्या कह रहा है, रिजर्वेशन यहाँ पे चीजें यही लिखे के आ रहा है कि ये इक्वालिटी देने के लिए रिजर्वेशन लेकर आया। फॉर एग्जाम्पल अगर दलित की बात करें, SC ST की हम बात करें, तो ये क्लास ऐसा क्लास था जिसे वंचित रखा गया था अपर क्लास के द्वारा। किन चीजों के लिए, एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, समाज में स्टेटस इनका एकदम नीचे गिर गया था, इसीलिए इनको अपलिफ्ट करने के लिए हम लोग रिजर्वेशन देते हैं। तो ये रिजर्वेशन क्या हुआ, ये रिजर्वेशन फॉर इक्वालिटी हुआ, इसीलिए राइट टू इक्वालिटी 14 से लेकर के 18 तक आर्टिकल में मेंशन है, उसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये बराबरी के हक के लिए इनको ऊपर उठाया जा रहा है, ना कि कोई इनको हम प्रिफरेंसेस दे रहे हैं। आप प्रिफरेंसेस नहीं दे रहे हैं, आप राइट टू इक्वालिटी का उनको हक दे रहे हैं ताकि वो ऊपर आए। हालांकि बात करी जा रही है शेड्यूल्ड कास्ट की, अदर बैकवर्ड क्लास की, और भी बहुत सारे रिजर्वेशन जो अभी आज के स्थिति में चल रहे हैं। इसको कहा गया एक समय ऐसा आएगा कि रिजर्वेशन को हम खत्म करेंगे, लेकिन वो समय कब आएगा ये बहुत हद तक सोचने वाली बात है। इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी की बातें चल रही हैं कि अगर वो रिजर्वेशन ऐसे ही बढ़ता चला गया, जैसे EWS भी आ गया यहाँ पे, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन यहाँ पे लेकर चले आए। अच्छा, कौन से अमेंडमेंट से ये चीजें आई थी, जरा क्वेश्चंस मेरा ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो इस प्रकार की चीजें एक्सकलेट हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे इक्वालिटी कैसे निकल के आएगी। फ्रेटर्निटी की बात करी जा रही है, मोबिलाइजेशन ऑफ वोट की बात करी जा रही है। इस डेमोक्रेसी में जो कास्ट, क्रीड, रीजन, लैंग्वेज, भाषा, सोशल, साइकोलॉजिकल सेंस, इस प्रकार से अगर वोटिंग सिस्टम होगी तो हम लोग वहीं के वहीं रहेंगे और उसी चीजों को लेकर के ही आगे बढ़ेंगे जिस चीजों से हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। अंबेडकर साहब इसी चीज पे बोलते हैं और प्रोग्रेस की बात करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक राष्ट्र को हम बहुत आगे लेकर के जा सकते हैं और अपना राष्ट्र बहुत हद तक बदलाव भी किया आने वाले समय में। लेकिन अगर सही मायने में हमें चलना है, इस चीज को, नेशनलिज्म वाली बात को हमें देखना है, तो हम लोग तभी यहाँ पे एकत्रित होते हैं जब कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे कि राष्ट्र की बातें हैं तो कारगिल वार हुआ था, गलवान इंसिडेंट हुआ था, तो हम सब स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनहुड आ जाती है। तो ये केवल इसीलिए नहीं आने चाहिए, सही मायने में हम क्या हैं, इंडियंस हैं और कुछ नहीं है। इंडिया की यहीं पे बात प्रमोट करी जाती है इक्वालिटी की, और यहाँ पे फ्रेटर्निटी को अंडरमाइन किया जाता है, बंधुत्व को अंडरमाइन किया जाता है, क्योंकि कास्ट और रिलीजन यहाँ पे
आड़े निकल के आ जाते हैं। लोगों को इस रूप से आगे निकलना पड़ेगा, इस मानसिकता से आगे जाना पड़ेगा। क्या डिस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स की अगर बात करें तो पूरे पैराडिगम की क्या यहाँ पे रोल है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डायमेंशन में अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ों को हम और अच्छे ढंग से हमें ले जाने की ज़रूरत है। अनटचेबल को और ऊपर ले जाकर रखने की ज़रूरत है। ये अनफॉर्चुनेट है, अभी तक हमारे भारत में बहुत ज़्यादा कोई खास कार्य नहीं हुआ। फ्रैटर्निटी, भाई बंधुत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं इरोजन ऑफ सोशल और कास्ट हियरार्की लेके आ रहा है, यानी इसमें प्रॉब्लम निकल के आ रही है, जिसके कारण ये एक प्रकार से क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कौन सा? तो ये आपका जो भी कास्ट और क्रीड निकल के आ रहा है यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कास्ट की बात करें भारत में तो भारतीय सोसाइटी एक अच्छे से इतना एनहिलेशन करने की जरूरत है और एक उद्देश्य से ये चीजें संभव होंगी। मंडल कमीशन की बात करें तो 1979 में ये कमीशन आया और कास्ट वॉज नॉट टू बी रिमूव्ड। यहाँ पे कह रहा है कास्ट रिमूव नहीं किया जा सकता बट टू बी रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, कास्ट को रिप्रेजेंट किया गया 1979 में। मंडल कमीशन, ये बिहार के थे, एमपी थे, ये लेकर के आए और यहाँ पे इंट्रेंच कर सकते हैं हम लोग कास्ट को, रेदर इलिमिनेटिंग इन फ्रॉम पब्लिक लाइफ। तो यहाँ पे कास्ट को भले ही आप ना हटाएं लेकिन कम से कम कास्ट के अंदर इक्वालिटी तो भी हम दे सकते हैं अपने इंडियंस के अंदर। तो इसी की बात बोली जा रही है। क्या यहाँ पे चिंताजनक बातें हैं? तो डिबेट तो यहाँ पे बहुत लंबा चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आयरनी है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है और अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी और जनसंघ यहाँ पे फाउंड किए हैं। अन इंडियन और डिवाइड ऑफ सोल, तो वो अन इंडियन जिसके अंदर प्राण नहीं है यानी आत्मा ही नहीं है तो वो इंडियन नहीं कहे जाएंगे। सोल की बात करी जाए तो यहाँ पे 75 साल बीत गए हैं, 106 अमेंडमेंट आ चुके हैं। तो अपना संविधान अभी भी लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है। पार्लियामेंट की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर ऑन जुडिशरी चल रहा है आज के परिदृश्य में, जो कहीं ना कहीं लोगों की इंडिपेंडेंसी और खास करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो यहाँ पे जुडिशरी है, उस बॉडी के ऊपर भी प्रेशर लगाया जा रहा है। अंडरमाइन करेगा ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट को, जिसके कारण यहाँ पे VDEM इंस्टीट्यूट थी, ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बार बार कहती है कि भारत में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी आ चुकी है। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तानाशाह, हिटलर की बातें आप लोगों को पता होगी, कुछ उसी प्रकार से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की बात करी जा रही है कि पूरा का पूरा इलेक्शन करवाइए और इलेक्शन करवा के स्वयं सब कुछ जीत लीजिए। कुछ इस प्रकार से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे यही चीजें समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही आप सही प्रकार से रेगुलेट करिए ताकि वो आपकी पार्टी को इतना सपोर्ट करे। तो कुछ इस प्रकार की शायद बातें कर रहे हैं ये कौन? शशि थरूर साहब। तो पुलिस और कांस्टेबल, अंबेडकर साहब इसी सब चीज को लेकर के वार्न किए थे कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए भारत में। इंडिपेंडेंस की बात करते हैं अंबेडकर साहब, और अगर उनको याद करना है तो नो डाउट हमें उनको याद करके बहुत खुशी होती है, लेकिन हमें अपने इंडिपेंडेंस को भूलना नहीं चाहिए। और बहुत बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर हम इस प्रकार की चीजों को एक एक्सक्यूज बना करके ब्लेम करेंगे ब्रिटिश पे, हमें अपने हिसाब से चलना पड़ेगा और क्या गलत है क्या सही हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। 75 इयर्स बीत चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पे नंबर ऑफ द पीपुल की अगर बात करें तो हमें ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपने ही तरह से चलने देने की आवश्यकता है। तो ये फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, इन सब की बात कर रहे हैं। फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करें, सोशल इक्वालिटी की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसी पे फोकस किया है। तो ये थी पूरी डिटेलिंग। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा तो एक चीज आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को फेसबुक पे जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी नए नए वीडियो मैं लेके आता हूं आपको आसानी से
प्राप्त हो सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सकती है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर से दबा सकते हैं। उससे क्या होगा, जो भी वीडियोज़ मैं डालता हूँ वो आप तक आसानी से अपडेट मिल जाएगा। तो ये थी पूरी डिटेलिंग। अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड और देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है, जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। 14 से लेके, पहले तो आपको बता दें 12 से लेके 35 तक ये आर्टिकल आती है जो आपको फंडामेंटल राइट्स के रूप में बताती है। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 में आती है। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 में आ जाती है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कई क्वेश्चन बने हैं यहाँ से, 23 और 24 की बात करती है। 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करती है। 29-30 बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ में है, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। 32 से 35 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है। तो ये थी पूरी डिटेलिंग दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो ये आर्टिकल जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। टॉक्सिक चैलिक बात करी जा रही है कि यहाँ पे हम लोग 2025 तक अवेट करेंगे COP 29 एंटी क्लाइमेक्स। अभी रिसेंटली COP 29 जो है आपके बाकू सिटी में हुआ था, अजरबैजान की कैपिटल है ये, और यहाँ पे चीज़ें खत्म हो गई। तो COP 29 के प्रेसिडेंट कौन है, तो यहाँ पे मुख्तार बवाबे इनके प्रेसिडेंट बनाए गए। ये वहाँ के इकोलॉजी वाले मिनिस्टर थे, कहाँ के, अजरबैजान के, याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। तो ये इकोलॉजी मिनिस्ट्री संभाल रहे थे अजरबैजान में। तो यहाँ पे अनविलिंगनेस दिखाई गई है कि कंट्री जो है पैसा देने को तैयार हो नहीं रही है, क्लाइमेट फाइनेंस हो ही नहीं रही है। उसी को लेकर के बहुत सारे न्यूज़ निकल के आ रही है। उसको मिलाकर के 2 एडिटोरियल को यहाँ पे देखा जाएगा कि जो भी बाकू में कॉन्फ्रेंस हुई है, डेवलपिंग कंट्री को पैसा देने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। कौन, डेवलप्ड नेशन, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। हम लोग प्लानेट को अगर कंसिडर करें, खतरनाक स्थिति में वे प्लानेट जाती हुई नजर आ रही है। इस चीज को हमें तभी से, अगर सही मायने में हम देखें तो हम इसको तभी से सही कर सकते हैं अगर इसमें सही प्रकार से पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन हो। 1.3 ट्रिलियन पर ईयर 2035 तक डिमांड करी गई है और यहाँ पे 300 बिलियन 2035 तक ये देने को राजी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 100 बिलियन से बढ़ा करके यहाँ पे 300 बिलियन 2035 तक ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो कितना परसेंट है, मात्र 20% का डिमांड पूरा हो रहा है। तो ये बहुत ही कम है, लेकिन कुछ ये राजी हुए हैं देने को। तो ये मात्र 20% अमाउंट है 1.3 ट्रिलियन की अगर हम बात कर दें यहाँ पे। तो इसी फंड की बात करी जा रही है। अगर ग्लोबल साउथ से आपको पैसे लेने हैं, डेवलप्ड नेशन पैसे नहीं देंगे, तो ग्लोबल साउथ की जब भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं साउदर्न हेमिस्फीयर, मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये वाले कंट्री ही केवल नहीं, ये वाले भी कंट्री आते हैं। तो ये भी याद रखिएगा ग्लोबल साउथ में। तो वहां से अगर आप पैसे लेना चाहते हैं तो वहां पे क्या है, वहां पे डेवलपिंग नेशन है, लिस्ट डेवलप्ड कंट्री है, वो कैसे आपको पैसे देंगी, यही चीजें निकल के आ रही हैं। कार्बन इमिशन को कम करना है, पृथ्वी को एक प्रकार से सही करना है, क्लाइमेट चेंज को सही करना है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, कार्बन इमिशन को कम करना है, तो हमें फॉसिल फ्यूल की खरीद फरोख्ती पे रोक लगाना पड़ेगा। अब बताइए, जो कंट्री जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, ओपेक कंट्री की अगर बात करें, तो वो कंट्री यहाँ पे कहाँ जाएंगी, उनकी भी बहुत बड़ी क्वेश्चन निकल के आ रही है। वो कितना रोल प्ले कराना चाहेंगी या फिर इसके लिए समर्थन देना चाहेंगी। तो ये सोचने योग्य बातें हैं, हालांकि आपको जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ पे उसी पब्लिक सपोर्ट की बात करी जा रही है जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है अजरबैजान में, और रिसेंटली ये समिट खत्म हुआ, ये कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ है। अब अगला जो समिट होगा वो आपके ब्राजील में होगा, COP 30 वहां पे, वो देखते हैं वहां पे क्या चीजें निकल के आ रही है। ये जन्मभूमि है दोस्तों, जब रियो समिट हुआ था 1992 में, जिसे हम अर्थ समिट भी बोलते हैं। 1992 के अर्थ समिट से यहाँ पे चीजें निकल के आई, पुनः वहीं पे हम लोग पहुंचेंगे। क्लाइमेट क्राइसिस बढ़ रहा है बहुत तीव्र गति से, देखते हैं किस प्रकार से चीजें निकल के आएंगी। हालांकि ब्राजील की बात करें तो ब्राजील भी पर डे बहुत ज्यादा जो डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ की कटौती की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पेड़
काट रहा है। यहाँ पे पहला 1995 बर्लिन में हुआ था, दूसरा स्विट्जरलैंड में हुआ था, उसके बाद आ जाता है आपका तीसरा जापान क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पे निकल के आता है 1997 में। दिल्ली की बात करें तो 2002 में COP8 हम लोगों का होता है। इस तरीके से हम लोग आते हैं 2022 में COP27 इजिप्ट में शर्म अल शेख में होता है, 23 में अबू धाबी में होता है, यहाँ पे 29 अजरबैजान में समाप्त हो गया। नेक्स्ट जो होगा यहाँ पे वो आपका कहाँ पे होगा, आपके ब्राजील में 2025 में चीजें बेलम सिटी में यहाँ पे होने को तय करी गई है। तो ये थी पूरी डिटेलिंग। आशा करते हैं ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ कुछ यहाँ पे मैं चीजें कई बार बताया हूँ। ये दोनों टर्म ये चीजें नहीं दिखाती कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ का मतलब ये नहीं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ का मतलब ये नहीं कि साउदर्न हेमिस्फीयर। इसमें नॉर्थ वाले भी कंट्री आ सकते हैं, इसमें साउथ वाले भी कंट्री आ सकते हैं। कार्ल ओगलेस्की ने यहाँ पे ग्लोबल साउथ वर्ड का इस्तेमाल 1969 में किया गया था। ब्रांड लाइन भी कुछ इसी प्रकार से है जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को डिवाइड करती है। तो ये थी पूरी चीजें जो मुझे आपको बतानी थी। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए रियो की अर्थ समिट भी 1992 की यहाँ पे देख लें। UNFCCC निकल के आती है आपके अर्थ समिट, जिसको इसको भी अर्थ समिट बोल देते हैं, रियो समिट बोल देंगे, रियो कॉन्फ्रेंस बोल देंगे, तीनों टर्म एक ही चीज है। तो इसका उत्पत्ति होती है, इसकी उत्पत्ति होने के अंतर्गत ये बॉडी बनाई जाती है जिसे कन्वेंशन ऑफ पार्टी आज COP29 हो रहा है, 29वां हो रहा है। तो ये हेड डिसीजन मेकिंग बॉडी इसी के अंतर्गत आती है। ये कन्वेंशन होती है जिसमें 198 मेंबर होते हैं। आर्टिकल 7.2 में ये चीजें मेंशन है, यही डिसीजन लेगी ये बॉडी। CBD आती है। अब CBD का क्या काम है, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आती है, ये भी अर्थ समिट 1992 से निकल के आती है। लेकिन इन्फोर्स कब किया जाता है, तो ये 93 में किया जाता है। और कार्टाजीना और नगोया प्रोटोकॉल इसके अंतर्गत आती है, जो इसी एग्रीमेंट के अंतर्गत आती है। CBD के अंतर्गत आती है कौन सा, कार्टाजीना और नगोया प्रोटोकॉल, जो अर्थ समिट के अंतर्गत से CBD निकल के आती है। तो ये थी पूरी डिटेलिंग। अगर क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं हम इतना सारा, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 16 से लेकर के 30 तक निकल के आएगा। इससे पहले क्या था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था दोस्तों, वो 2000 से लेकर के 2015 तक चीजें चली। अब ये 2016 से 30 तक चीजें चलेंगी। ये 30 तो आने वाला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, इसके टारगेट 169 टारगेट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी बात करी जा रही है क्लाइमेट एक्शन की, एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी की, क्लीन वाटर की। तो ये अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, पीस, जस्टिस, ये सब चीजें 13, 14, 15 काफी बार क्वेश्चंस पूछा गया। तो ये चीजें याद रखिएगा। सबसे पहला यहाँ पे नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ, चौथा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वेलिटी की बातें हम करते हैं। मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट दोस्तों यही रहा है, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करिए और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन करिए, तभी जा करके आप यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जैसी टर्म का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है 12, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन। इसमें जब भी होगा कोई भी कंट्री, अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आप एक लिमिट तक ही कंजम्पशन और प्रोडक्शन करेंगे, तो इससे क्या होगा, कार्बन का इमिशन घटेगा और जो अर्थ का रिसोर्स है उसका हम सही प्रकार से यूटिलाइजेशन करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं अर्थ सूट डे मनाया जाता है, यानी अर्थ जितना प्रोड्यूस कर रहा है, अर्थ एक साल में 365 में हम उससे ज्यादा इसका दोहन कर रहे हैं। यानी ऑलमोस्ट 200 से कम दिन में ही एक साल की हम पूरा रिसोर्स को प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, कंजम्पशन कर ले रहे हैं। तो इस एक पृथ्वी जो है अब काफी नहीं रही, कितना हो भी पृथ्वी आप बना लीजिए। देयर इज नो प्लेस फॉर ग्रीड, ये महात्मा गांधी बोले थे। तो हमें लालच से निकल करके अपने पृथ्वी के रिसोर्स को सही प्रकार से इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, बिना इसके कुछ भी हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टबल बर्निंग की बातें कर रही हैं, किस प्रकार से सैटेलाइट की डाटा निकल के आ रही है। पंजाब और हरियाणा से यहाँ पे स्टबल बर्निंग ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट पाए जाते हैं। कोई 5 एकड़, कोई 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, यहाँ पे सबसे ज्यादा एकड़ पाए जाते हैं। वहीं पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो एवरेज एकड़ एक एकड़ या फिर उससे भी कम है।
लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ग्रैप 4 ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान यहाँ पे दिल्ली जैसी स्टेट में लगा हुआ है, यूनियन टेरिटरी में। अब यहाँ पे ये चीजें लगा हुआ है तो स्टेबल बर्निंग को फोकस किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसान एक निश्चित समय पे आके अपने खेतों में पराली को जला रहे हैं और जिसके कारण ये ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि हम क्या ट्रेस करें। मान लीजिए सैटेलाइट है, ऊपर जा रही है तो ये पृथ्वी है और ये सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट किस समय पे पंजाब से गुजरेगी उनको टाइमिंग पता है, उस टाइमिंग को छोड़ के वो पराली जलाते हैं। ये चीजें याद रखिएगा, जिसके कारण ट्रेस हो नहीं पा रहा है। तो क्या भारत के पास कुछ इस प्रकार की सुविधाएं नहीं है? नासा की सैटेलाइट की अगर बात करें तो बहुत सारी चीजों को मैं आपको पहले ही दिखाया हूं। यानी जो एरोसॉल है, जो पोल्यूशन है, जो पोल्यूटेंट मटेरियल है, कंटेंट है, वो वातावरण में घुल के फॉग से क्या बना रहे हैं? स्मोग बना रहे हैं। इसके कारण ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। हालांकि केवल इसी का रोल नहीं है, ये तो हो गई अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक की बातें कि इसकी वजह से थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन सही मायने में वेहिकुलर पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है, कार्बन इमिशन वहाँ से ज़्यादा हो रही है, जो टायर घिस रहे हैं ब्रेक मारने से उसकी वजह से पोल्यूशन निकल के आ रही है, और कोल जलाने से प्रॉब्लम निकल के आ रही है, फैक्ट्री से निकल के आ रही है, ये चीज़ें निकल के ज़्यादा निकल के आ रही है, कंस्ट्रक्शन साइट से डस्ट निकल के आ रही है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। उसी की बात कर रहे हैं नासा के साइंटिस्ट कि जो पराली जलाने की व्यवस्था थी वो 40% 23 में घटी है, 24 में भी घटी है, बढ़ी नहीं है। लेकिन सही मायने में फार्मर अवेयर हैं ये किस प्रकार से ओवरपास किया जाए। जो सैटेलाइट चल रहा है तो उसको देखा जाए तो यहाँ पे किस प्रकार से गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है। CAQM लेकर के आया गया, जो बार बार बताया यहाँ पे, किसके द्वारा? तो आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा CAQM लेके आया गया, और पहले ये EPCA था। यहाँ पे क्रिएट किया गया 1998 में EPCA। ये है क्या? तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी EPCA था, जो CAQM में तब्दील कर दिया। कई बार बता चुका हूं मैं दोस्तों। तो 2021 में CAQM का निर्माण करता है सुप्रीम कोर्ट, और इसके निर्माण करने के बाद इनको ये पावर दी जाती है, भैया दिल्ली NCR में आप देखिए कि पोल्यूशन का कारण क्या है और उसके रोकथाम के लिए कार्यरत रहिए। तो यहीं पे CAQM यहाँ पे ग्रैप 4 जो है लगाया है, और उसकी लापरवाही की वजह से सुप्रीम कोर्ट उसको डांटा भी है। इस बार कहा है कि आप तब तक नहीं हटाइएगा जब तक मैं आपको आदेश नहीं दूं। इसरो की सैटेलाइट की बात करें तो इनसैट 3DR सैटेलाइट है जो देखती है, लेकिन इसकी अलग अपनी एक लिमिटेशन है। बहुत डिटेल में चीज़ें पिक्चर सही से नहीं आ पाती। कई किलोमीटर तक अगर फॉग हो तो उसको पेंट्रेट करके चीज़ें नहीं पहुंच पाती, इसलिए हम लोग वो लोकेशन नहीं देख पाते हैं। इसी तरह अगर बात करी जाए जियो कॉमसैट की तो ये कोरिया की है। यहाँ पे मेटोसैट फिंगयून देखा जाए तो ये चाइना की है। हिमोआवरी 8 देखा जाए जापान की है। ये कहाँ की सैटेलाइट है? ये सब भी बहुत हद तक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे नहीं पाती अगर दूसरे महीनों में हम देखें तो यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आ रही है इनसैट 3DR के लिए, जो इंडिया का सैटेलाइट है देखता है। इस प्रकार की बात करें तो 2021 में इसरो ने कई सारी सैटेलाइट को डाला था, जिसमें GSAT-1 यहाँ पे GSLV F10 मिशन यहाँ पे करी गई थी, और ये फेल भी हुआ था, GSAT F10 वगैरह। अब इसरो ऑपरेट करता है 3 इंपॉर्टेंट सैटेलाइट, जिसे रिसोर्स सैट बोले जाते हैं। तो 2003 में भेजा, 11 में भेजा, 16 में भेजा था, और ये यहाँ पे LISS जिसे लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर कैमरा इसमें लगा रहता है, कैमरा 3 और 4 ये कैमरा लगे रहते हैं, जिसके कारण फोटोज ऊपर से, अगर ये पृथ्वी है तो यहाँ पे रोटेट करेंगे ये। अब ये फोटोज आपको देंगे, मान लीजिए पंजाब का, हरियाणा का, यूपी का, साउथ का, तो जो भी जिस जगह पे जाएगा वहां पे आपको फोटोज देगा। तो इसकी भी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशंस को पार नहीं कर पाती है। तो कैमरा यहाँ पे डिटेक्ट करेगा सिमिलर रेडिएशन और बहुत सारे लोअर रेजोल्यूशन भी। तो इसको हाई रेजोल्यूशन पे लेकर के आना पड़ेगा, तभी ये चीजें संभव हो पाएंगी। तो ये थी पूरी डिटेलिंग। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो तो ये चीजें सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। यहाँ पे मोरल स्टैंड की बात करी जा रही है। सभी लोग जानते हैं ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू को और इनके फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट को, दोनों लोगों को यहाँ पे अरेस्ट का वारंट निकाला है। क्यों? क्योंकि फलस्तीन जैसी कंट्री पे इन्होंने जीनोसाइड करना शुरू किया है। ये किसका आरोप है? ये ICC ने बोला है। सबसे ज्यादा वहाँ पे महिलाएं, वुमेन एंड चिल्ड्रन को टारगेट किया है, जिनके पास क्या है?
प्रोड्यूसिंग पावर है, रिप्रोडक्शन पावर है जिनके पास, तो उनकी जनसंख्या ही ना आगे बढ़े, इसीलिए महिलाओं और बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। इस प्रकार की चीजें निकल के आई, जहां पे यूएस इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, उसका एलआई भी है यहाँ पे। तो बेंजामिन नेतन्याहू को इस बात का कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? तो यहाँ पे फर्क एक प्रकार से मानसिक रूप से तो पड़ेगा ही। अगर वो 124 कंट्री में जाते हैं जहाँ पे आईसीसी के यहाँ पे कंट्री जुड़ी हुई हैं, तो उन कंट्री ये इन लीडर को यानी बेंजामिन नेतन्याहू और गैलेंट को, दोनों लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं। तो इनकी जो विजिटिंग एरिया थी वो कहीं ना कहीं घट गई, यानी इन कंट्री में वो नहीं जा सकते। 124 कंट्री की अगर बात करें तो इस प्रकार की चीजें निकल के आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आइसोलेशन में चला जाएगा। मास स्टार्वेशन हुआ है, भूखमरी से लोग मर रहे हैं, वार से मर ही रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, खाने को नहीं है, चारों तरफ से बॉर्डर सीज कर दिया इजराइल ने, वाटर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई वहां पे रिसोर्स पहुंच नहीं पा रहा है। इवन यूएन जैसी एजेंसी भी वहां पे फूड मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है, उस पर भी हमला हुआ है। तो फंडामेंटली ये आईसीसी की चीज़ों को रिजेक्ट किया है और इनको फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात करी जा रही है कई हजार लोग, यहाँ पे 40-50 हजार लोग तो मारे गए हैं, 1 लाख के आसपास वहाँ पे वुंडेड हैं। कहाँ पे? गाजा की हम बात कर रहे हैं। किस गाजा की? तो इसी गाजा की, नॉर्थ गाजा की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जो इजराइल ने यहाँ पे किया है। अगर यहाँ पे सही प्रकार से और जाकर के हम देखें तो यहाँ की जीनोसाइड वाली स्थिति बहुत दयनीय चल रही है। यूएन जैसी सिक्योरिटी काउंसिल भी यहाँ पे सीज फायर नहीं करा पाई और इजराइल यहाँ पे मिलिट्री एक्शन बार बार ले रहा है। जो बिडेन की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट ही करते रहते हैं और बहुत सारे लोगों की डेथ होती चली जा रही है। इस चीज से अगर निकलना है तो एक बेटर सिचुएशन में आके यहाँ पे सही डिप्लोमेसी लानी पड़ेगी, सही प्रकार से यहाँ पे हमें मिल करके यहाँ पे समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा डिजास्टरस चीज़ें हो जाएंगी। और इजराइल को, फ़लस्तीन को मिलके कुछ सलूशन निकालना पड़ेगा, ना कि यहाँ पे वार के लिए आ जाना पड़ेगा। हमास जो लीडर हैं यहिया सिनवार और डीफ, ये 2 लीडर थे, उनके लिए भी ये अरेस्ट वारंट निकाले हैं। पहले भी और सारे हमास के लीडर को निकाले थे अरेस्ट वारंट आईसीसी, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई है इजराइल के बमबारी पे। पूरी डिटेलिंग यही थी, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। नॉर्थ गाजा ये रहा और गाजा स्ट्रिप ये रहा जो बॉर्डर टच करती है इजिप्ट से, ये चीज़ें याद रखिएगा। वेस्ट बैंक और लेबनान जैसी कंट्री जो ये भी हमला कर रही है इजराइल पे, तो ये चीज़ें हैं। गोलन हाइट का लोकेशन ये रहा आपका, ये डेड सी है दोस्तों, याद रखिएगा। मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर टच करता है ये। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो फ़लस्तीनियन किस प्रकार से पहले इनकी थी, 1947 में देखा जाए तो ये फ़लस्तीनियन का ही लैंड था। बाद में अगर देखा जाए तो यहाँ तक आते आते प्रेजेंट परिस्थिति इजराइल ऑक्युपाई करता है, ये सिमट के यहीं पे रह जाते हैं। इस सेशन में 6 दिन का बहुत भयंकर वार चलता है, जिसके कारण इजराइल निकल के आता है। पार्टीशन प्लान भी आता है, यहाँ पे ओस्लो एकॉर्ड भी है, जो यहाँ पे चीज़ें निकल के आती हैं कि भैया अपना अपना चीज़ें आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है और शांति प्रिय ढंग से निकल के आती है। लेकिन कोई चीज़ें संभव हुई नहीं। आज भी कंडीशन अगर देखा जाए तो इससे भी बदतर परिस्थिति में पहुंच चुकी है पूरी की पूरी चीज़ें। इन्फ्लेशन भारत की अगर देखा जाए तो कहने वाली बात नहीं है। Q2 इकोनॉमिक एक्टिविटी देखा जाए तो ये बहुत तीव्र गति से बेनाइन कैंसर बनी हुई है। फिनमिन बात यहाँ पे कह रहे हैं, यानी फिनांस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, निर्मला सीतारमण। तो यही वही है। यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या होता है कि प्राइस हाइक हो जाती है। मान लीजिए 10 रुपया किलो मिल रहा था तो अब 15 रुपये हो गया, चाहे 20 रुपये हो गया, चाहे 30 रुपये हो गया, या फिर 50 रुपये हो गया। ये इन्फ्लेशन रेट होती है, यानी प्राइस हाइक सब्सटेंस में ये चीज़ें प्राइस इन्फ्लेशन को दर्शाती हैं। यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ऑक्शन चल रहा था, बोली लग रही थी क्या, आईपीएल की। आईपीएल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बातें निकल के आ रही हैं कि बिहार के 13 वर्ष के एक वैभव सूर्यवंशी हैं, जो उनको 1.1 करोड़ में राजस्थान ने खरीदा है। तो ये चीज़ें हैं। सबसे यंगेस्ट कोई प्लेयर है आईपीएल में बिकने वाला, तो यही है अभी आज के डेट में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसलिए बाकी और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कितने में बिका है। 20 करोड़ 25 करोड़ में बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पे बिकते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे बात करी जा रही है MAAC की, तो देखेंगे लद्दाख में ये
आई ओपनिंग चीजें हैं जो कॉस्मिक गामा रेज को ट्रेस किया है। यहाँ पे जो भी नीली नीली चीजें आपको दिख रही होंगी, ये कॉस्मिक गामा रेज ही है जो इमिट करती है। गामा रेज शॉर्ट वेव लेंथ होती है, लेकिन इसमें हाई एनर्जी होती है। ये आपके डीएनए तक को बदलने में सक्षम होती है। तो ये क्या है? ये सेलेस्टियल एक प्रकार से बॉडीज कही जाएगी। अब ये चीजें क्या है? जो स्टार होते हैं, तारे होते हैं, वो क्या बनते हैं? वो भी बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर बच्चों से मान के चलिए ये स्टार है, स्टार से ये जवान हुआ, जवान से बड़ा हुआ, बड़ा से फिर ये बूढ़ा हुआ, बूढ़ा से फिर ये इसकी डेथ हो गई। तो ये पूरी प्रक्रिया चलती है। अगर इस प्रक्रिया में पहुंचे, डेथ वाले प्रक्रिया में, तो ये सुपरनोवा कहे जाते हैं। सुपरनोवा मतलब जब कोलैप्स होता है एक स्टार का, वही चीजें बात करी जा रही है। मेस की यहाँ पे अगर फुल फॉर्म देखें तो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरकेओ एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप, जो आपके लद्दाख में ये स्टेब्लिश्ड है। ये एशिया की सेकेंड नंबर, वर्ल्ड की सेकेंड नंबर पे, एशिया की प्रथम नंबर पे ये रैंकिंग रखती है, जो 4.3 किलोमीटर सी लेवल से ऊपर है। तो ये मेस वर्ड याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरकेओ एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे हम लोग टेलीस्कोप से देखते हैं कि कहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं। तो ये डार्क मैटर पार्टिकल हाइपोथेटिकली जो चीजें चल रही हैं, वो यहाँ पे गामा रेज को स्टडी कर रही हैं। कौन? मेस। तो याद रखिएगा मेस कहाँ है, क्या कार्य करती हैं। सही मायने में अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 1 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ पे निकल के आती है। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो मुझे आपको बताना था। बाद में अगर नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, तो एक चीजें हैं पल्सर और सुपरनोवा। तो ये पल्सर क्या है? ये फास्ट स्पिनिंग स्टार है जो मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पे नाचती है। तो फास्ट स्पिनिंग स्टार है, मैग्नेटिक फील्ड से ये छोटी छोटी चीजें हैं जो नाचती हैं, और उसके हिसाब से एक प्रकार से कोलैप्स होता है। जब कोलैप्स होता है तो उसे सुपरनोवा बोलते हैं। वो स्टार ही होते हैं, उनमें ब्लास्ट होती है और वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो एक प्रकार से हर चीज का विनाश निश्चित है, चाहे वो तारा है। अच्छा, सन क्या है? सन भी एक तारा है जो बहुत नजदीक होने की वजह से हमें गर्मी प्रदान करता है, और जो बहुत ज्यादा दूर है उनकी लाइट पृथ्वी तक आते आते रुक जाती है, वो हमें महसूस नहीं है। लेकिन वो बहुत छोटे जो दिख रहे हैं, वो सूर्य से कई सौ गुना बड़े भी हो सकते हैं, तो कई सारे छोटे भी हैं। तो वो चीजें निकल के आती हैं। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होगी, जो साइंस एंड टेक का आपका पोर्शन हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर फेसबुक पे इसको जरूर से शेयर कर दीजिएगा। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।